तो 5 प्रेस कर दो बस। सैलरी की पीडीएफ कहाँ गई? हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। मेरा खुद का क्या है बेटा? कुछ भी नहीं है मेरा खुद का। आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। देखिए, जो आपका टेस्ट होगा अभी, उस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा? वैसे तो मैंने आपको सैलरी तक ही पढ़ाया है, बट ये टेस्ट अगली वीक से हो रहा है, सुनने में आ रहा है। इस वीक तो होगा नहीं, तो अगले वीक तक आपका हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताएंगे, अगर आपको लगता है कि दोनों चैप्टर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी दोनों देने एग्जाम के अंदर, मैं दोनों दे दूंगा। आपको लगता है सिर्फ एक दे दीजिए, मैं एक दे दूंगा। बता दूं आपको मैं, ये जो आप टेस्ट दोगे, क्लास टेस्ट जो भी 2-4 आपके रहेंगे, यही आपकी स्ट्रेंथ बनने की बचा आगे जाके, क्योंकि अभी आप पढ़ लोगे तो याद रह जाएगा ये। बाद में तो सिलेबस इतना इकट्ठा हो जाएगा, उसको कवर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आपको कहोगे, आप कहोगे सैलरी तो सैलरी ले लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस तो वो ले लेंगे बच्चों, या पहला चैप्टर है कि सर बेसिक इनकम वाला, मैं उसका भी ले लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी डन बच्चों। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आपके टेस्ट में आएगा। सिर्फ एक सैलरी, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी बस। ठीक है, तो हो गया ना कंफर्म। बढ़ो आगे। आइए बच्चों, पेज नंबर 135 पे आ जाइए अब आप। और अब हम अनरियलाइज रेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाएंगे हाउस प्रॉपर्टी को, क्या जरूरत है? प्लीज बच्चों बातें बंद करो। अब इधर देखो सामने। अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है? कि ऐसा रेंट जो आपको नहीं रियलाइज हुआ। किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर तो बैठा रहा, पर उसने क्या नहीं दिया आपको? रेंट नहीं दिया। तो इसे नाम दिया गया है अनरियलाइज रेंट। बताओ क्या ट्रीटमेंट था इसका? कि जो भी आपका एक्चुअल रेंट था, उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस कर लेते थे आप। अभी जो बचेगा, इस पर क्या देना है आपको? टैक्स देना है। मतलब यही तो जीएवी के साथ कंपेयर करते थे आप। फिर सुन लीजिए आप, कि जो भी आपका एक्चुअल रेंट है, उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस होता है। जो अमाउंट आएगा, इसको आप कंपेयर करते थे आप ईआर के साथ। इन दोनों में जो हायर होगा, वो बनता था आपका जीएवी। ठीक है, तो ये अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट यही है। क्या ट्रीटमेंट है? कि ये किस में से कम हो जाएगा? एक्चुअल रेंट में से कम हो जाएगा। पर इसके लिए 4 शर्तें हैं बच्चों। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रूल 4 की आपने 4 बातें पूरी की हैं, तभी ये माइनस करने को मिलेगा, अदरवाइज हम आपको माइनस करने नहीं देंगे। सबसे पहली शर्त है कि जो टेनेंसी है आपकी, मतलब जो किराएदारी आपकी है, वो बोनाफाइड होनी चाहिए। सर बोनाफाइड का मतलब रियल होनी चाहिए, झूठ मूठ की टेनेंसी नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए टेनेंट के साथ में, आपका कितना रेंट रहेगा, कब पेमेंट करना है, प्रॉपर होना चाहिए।
दूसरा बोला गया कि जो टेनेंट है आपका, जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, वो प्रॉपर्टी को वैकेंट कर दे, तब मानेंगे कि किराया डूबा है। मान लो टेनेंट तो प्रॉपर्टी में बैठा है और आप बोल रहे हो किराया डूब गया, डूब कहाँ गया, ले लो उसे, लगाओ दो कान के नीचे, दे देगा रेंट। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ बेटा मैं। अगर वो नहीं होगा, भाग गया, तभी तो रेंट डूबा मानेंगे हम। भाई कब मानते हैं कि पैसा डूब गया, कि सामने वाला दे ही नहीं रहा, भाग गया, तभी तो पता चलेगा। और जो टेनेंट है वो आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाइड ना करके बैठे, कोई आपकी अदर प्रॉपर्टी है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। जैसे मान लो आपके पास दो प्रॉपर्टी है, एक जयपुर में है और एक अजमेर में है। जो प्रॉपर्टी जयपुर में है यहां से आपका रेंट डूबा है, पर जो टेनेंट है वो अजमेर वाली प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है, सेम वही टेनेंट है, तो डूबा वो थोड़ी मान रहे हैं, वहां जाके ले लो रेंट उससे। कुल मिला के कहने की क्या बात है, टेनेंट जो आपका वो ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए, वो भाग चुका है मैदान छोड़कर। और तीसरा है कि आपने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए, सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए, पर वो कोई काम के नहीं है अब, मतलब ये किराया नहीं मिलने वाला, तो इसे हम क्या कह देंगे, अनरिलाइज्ड रेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, एआर में से क्या कर देना, इसको लेस कर देना। आई बात समझ में? बताओ क्या क्या था। पहला, टेनेंसी बोनाफाइड, वैकेंट कर दे, अदर प्रॉपर्टी पे ना रहे, और आपने रीजनेबल स्टेप ले लिए। पढ़ दीजिए। Actual rent received or receivable should not include any amount of rent which is not capable being realized. इसे हम क्या कह देंगे, unrealized कह देंगे। However, the condition of prescribed in Rule 4 should be satisfied. तो इसमें चार कंडीशंस है बच्चों, बताओ पहली क्या है, टेनेंसी क्या होना चाहिए आपकी, बोनाफाइड, इसके नीचे लिखो रियल। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया, रियल टेनेंसी होनी चाहिए विद एग्रीमेंट। रियल टेनेंसी विद एग्रीमेंट, ठीक है, लिख ले भाई। क्या सोच रहा है, सोच रहा है कि लिखूं ना लिखूं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो आपका है वो क्या कर दे, और स्टेप हैव बीन टेकन टू कंपेल विद वैकेंट द प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी क्या कर दी आपकी, खाली कर दी है। और डिफॉल्टिंग टेनेंट है नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ द एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, बोलो। और लास्ट में क्या लिखा, एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और सेटिस्फाइंग द असेसिंग ऑफिसर। लीगल प्रोसीडिंग क्या है, यूजलेस है। आपने उसमें पुलिस केस भी कर दिया है, उसके सामान को भी सड़क पे फेंक दिया, पर कोई काम, कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब किराया क्या हो गया आपका, डूब गया। अगर किराया डूब गया है तो ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों, किस में शामिल नहीं करोगे आप, तो यहाँ स्पेस पड़ा ना आपके पास, वहाँ लिखना। एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस कर दोगे आप, अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर दोगे। तो ये कब माइनस होगा, अगर रूल 4 की कंडीशंस आपने पूरी कर दी है। बताइए बच्चों, आई बात समझ में? थर्ड कंडीशन बोल रहे हैं, डिफॉल्टिंग टेनेंट जो आपका है वो आपकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा उसने। अगर ऑक्यूपाई कर रखा है, हाँ, कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी आपकी है, वो भी बैठा है उसको लेके, नहीं,
अगर है तो ले आओ जाके रेंट, ठीक है। हटा दो बेटा। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आपको ना 2 पेज लगाने हैं, 2 पेजेस निकालिए कॉपी के, और ये नोट्स में मतलब किताब के साथ अटैच कर देना, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए, वैसे चैनल पे पढ़े हुए आप ले सकते हो, ठीक है। फिर भी अब ये 2 पेज हम खुद लिखेंगे क्लास के अंदर, ताकि थोड़ा मत हमें याद रह जाए। लिखिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का कंप्यूटेशन कैसे बनता है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 3 टाइप की हो सकती है, या तो प्रॉपर्टी होगी आपकी एलओपी, या होगी डीएलओपी, या होगी एसओपी। सबसे पहला क्या चाहिए आपको, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है। इसमें आएगा, इसमें ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीएवी, इसमें कुछ नहीं आने वाला। इसमें से क्या माइनस करोगे आप, पेड बाय ऑनर। ये क्या बन जाएगा आपका, नेट एनुअल वैल्यू। बताओ भाई। और एक एसओपी प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू क्या होता है, नील होता है। एक एसओपी प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा, नील होगा। बोलिए। अब इसमें से माइनस क्या होगा, अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शन। इसमें पहली डिडक्शन है क्लोज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये कितनी होती है, जो भी आपका एनएवी होगा उसका 30%। इफ एनएवी पॉजिटिव, अगर एनएवी पॉजिटिव है तो इसका कितना करना है, 30%। इसका मतलब इसका 30%, इसका 30%। यहां पर तो होगा नहीं, क्योंकि नील का 30% करोगे भी तो नील ही आएगा। और फिर आएगा बी, बी को मैं अलग कलर से लिखता हूं, ये है ए और ये है बी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये यहां से माइनस होंगे, ये बनेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
हाँ जी, लिख लिया सबने? मैं आपको यहां तक की कहानी पूरी करवा चुका हूं। मतलब मैंने आपको जीएवी कैलकुलेट करना सिखा दिया है। बोलो ना। अभी मुझे बस ये दो तीन चीजें और बतानी है, हमारा चैप्टर कंप्लीट। हो गया? अगला कौन सा बच्चों इसमें? ये क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा? म्युनिसिपल टैक्स। लिखो नोट। म्युनिसिपल टैक्स अरे यार, अब देख आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। किस्मत है तेरी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले इसका। इतना टाइम लगाते हो यार। मोहित अग्रवाल। लिख लिया भाई मोहित तूने? डन। देखो इधर, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कुछ किताबें इसको प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलती है, कुछ किताबें इसको लोकल टैक्स भी बोलती है, कुछ सीवरेज टैक्स बोलती है। एक ही बात है, म्युनिसिपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स या सीवरेज टैक्स, किसी भी नाम से आए, है म्युनिसिपल टैक्स ही। देखिए बच्चों, ये म्युनिसिपल टैक्स या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन होगा तो वेल एंड ओके, तो आप क्या करोगे, जेवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दोगे। यही क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी म्युनिसिपल वैल्यू होती है उस पर आप रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स, अभी जो रेट ऑफ टैक्स है ना बच्चों, ये गिवन होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर इज डिडक्टेड फ्रॉम जीवी। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के लिए आपको एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। म्युनिसिपल टैक्स बाय ऑनर इज डिडक्टेड फ्रॉम जीवी। अगर किसने पे किया है, ऑनर ने, दैट इज इफ म्युनिसिपल टैक्स
पेड बाय टेनेंट, बताओ क्या होगा, इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम, कहां से, अरे कहां से, हाँ, नोट नंबर 2 लिखेंगे आप। म्युनिसिपल टैक्स पेड मतलब एक्चुअली में पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अकाउंट में डालना पड़ेगा। दैट इज इफ म्युनिसिपल टैक्स नॉट पेड या पेबल है तो ये क्या नहीं होंगे, आपको अलाउ नहीं होंगे। पेबल बेस पर म्युनिसिपल टैक्स अलाउ नहीं होते। ठीक है भाई, बोलिए। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखनी है आपको, पास्ट ईयर्स म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इट्स अलाउड एज डिडक्शन। कोई पुराना म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने इस साल पे किया है, मान लो 2015 16 16 17 17 18 18 19 19 20 और 20 21 और 21 22, इतने सालों का म्युनिसिपल टैक्स मैंने पे ही नहीं किया था, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिली होगी, क्योंकि जब तक पे नहीं करोगे तब तक डिडक्शन नहीं मिलेगी। और वो अब मैंने पे किया है इस साल, तो इस साल पिछले 7 सालों का एक साथ पे किया है, डिडक्शन कितने मिलेगी, सबकी मिल जाएगी, पूरे 7 सालों की मिल जाएगी। क्यों सर, क्योंकि पहले मिली नहीं थी आपको, अब आपने पे कर दी है तो अब आपको मिल जाएगी। बोलो, 4th नंबर पॉइंट लिखिए। दिख रहा है क्या, नीचे ऊपर लिखूं, ऊपर लिखूं, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स अगर कोई एडवांस म्युनिसिपल टैक्स आपने पे किया है तो फिर वो क्या नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, वो माइनस आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा म्युनिसिपल टैक्स अलाउ होता है, पास्ट का, करंट ईयर का, ये अलाउ है बच्चों, और जो एडवांस होता है वो नॉट अलाउड है। हटा दूं, कल की डाउट क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे करने के, 8 बचे हुए हैं अभी। कितना टाइम दिया मैंने आप लोगों को, ये
हाउस प्रॉपर्टी के साथ कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपने पास्ट ईयर का पे किया है, करंट का पे किया है, अलाउ हो जाएंगे। एडवांस पे किया अलाउ नहीं होंगे। हटा दूं? सबसे पहले जीएवी आया था हमारा, उसमें से क्या कम किया हमने? पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और पेड बाय ऑनर, तो इसमें से क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? इसमें से क्या लेस करोगे अब? अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शंस। पहला कौन सा है? जो भी आपका एनएवी होगा उसका 30%। और ये तो है, ये हमने सीख लिया, ये नोट लिख लिया, मतलब एनएवी निकलना आ गया। अब हमें क्या पढ़ना है? अंडर सेक्शन 24 की डिडक्शंस पढ़नी है। लिखो नोट। कम कर भी वॉल्यूम। अब ठीक है वॉल्यूम, और कम करो भाई। अब ठीक है, फिर और कम कर दे, बिल्कुल ही जीरो कर दे। ठीक है, अब चलिए लिखिए इसमें। तू गेम खेल रहा है क्या? क्या कोई वीडियो गेम थोड़ी है तो मजे ले रहा है? ठीक है भाई, अब तो आवाज तो आ रही है ना? नहीं आ रही? अरे कर खोल भाई। अब वही सारी, अब तो ठीक है। हाँ बस ये हर क्लास में छेड़ना पड़ता है क्या ये? अच्छा अच्छा। अब आप लिखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ये बच्चों दो डिडक्शन है। एक तो है अंडर सेक्शन 24 क्लोज ए, और एक है अंडर सेक्शन 24 क्लोज बी। क्लोज ए जो आपकी है उसको नाम दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितनी होती है? एनएवी का 30%। जो भी आपका एनएवी है उसका कितना देखना है आपको? 30%। ये भी कब देखना है? इफ एनएवी क्या आपका सर एनएवी भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो मेरा जेवी है बच्चों कितने का? 3 लाख रुपए का, और मैंने म्युनिसिपल टैक्स पे किया 20 सालों का एक साथ, 4 लाख रुपए का। तो अब क्या आ गया? 1 लाख नेगेटिव हो गया एनएवी। तो जब एनएवी नेगेटिव हो गया तो क्या नहीं आएगा उसमें? 30% डिडक्शन माइनस नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव होगा तभी क्या होगा माइनस करना मिलेगा। बोलिए सर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दी जाती है? मतलब गवर्नमेंट आपकी इनकम में से सीधा 30% कम कर रही है। क्यों कर रही है सर? सोचिए बच्चों, एक पर्सन जो इनकम कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी के नाम से, क्या वो पर्सन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा क्या? नहीं। पूरे पांचों हेड की इनकम में सिर्फ
एक ही ऐसी इनकम है जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम। बिजनेस की इनकम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बनाते हो, सैलरी इनकम में नहीं बनती कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना ही आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, ना ही कैपिटल गेन और ना ही अदर सोर्सेज है। अब क्योंकि आपने इनकम तो कमाया है हाउस प्रॉपर्टी का, पर आपका खर्चा भी तो हुआ है भाई। उस इनकम को कमाने के लिए आपने इस बिल्डिंग का रिपेयर करवाया होगा टाइम टू टाइम, वो भी खर्च है। आपने उस बिल्डिंग को रेंट कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन चार्जेस लगा दिए होंगे, हो सकता है कोई छोटे मोटे टूट फूट ठीक करवाई होगी आपने। और सबसे बड़ी बात, आपकी बिल्डिंग भी तो पुरानी हो रही है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन मिलता है बिल्डिंग का, तो वो भी तो आपका ही है, तो ये भी तो खर्चा ही है सारा का सारा। पर ये कैसे अलाउ किया जाए? तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई एसएससी तू बता दे कितना खर्च किया, तो एसएससी तो ज्यादा बता देगा, क्योंकि उसके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो है नहीं, वो तो अंदाजे से बताएगा कि अंदाजा इतना हो गया, अंदाजा नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, ना तेरी ना हमारी, हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करेगा नहीं, तो कैसे प्रूफ होगी कितना खर्च तूने किया? तो प्रूफ हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए एक बीच का रास्ता निकाला गया और क्या बोला गया कि जो भी तेरा एनएवी होगा उसका 30% हम क्या मान लेंगे, तूने खर्च कर दिया है। अगर 30 से ज्यादा खर्च कर दिया तो भी 30 ही मानेंगे हम, 30 से कम किया है तो भी 30 ही मानेंगे, ये फिक्स कर देते हैं। आई क्या बात समझ में? ना भी ना तुम्हारी ना हमारी। अब ज्यादा करोगे तो भी इसी के अंदर है, कम करोगे तो भी इसी के अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है कि सर नॉट कंसिडर following expense, that is all following expense cover under 30%, ये सारे खर्चे 30% में कवर माने जाएंगे। कवर या डीम टू बी कवर। पहला लिखिए आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। दूसरा लिखिए आप, लाइट वाटर चार्जेज। तीसरा लिखिए आप, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पूरा लिखूं क्या? लाइट वाटर चार्जेज, collection of rent expense, depreciation of building, lift expense, electricity expense, etc. लिफ्ट है, लाइफ लिख दिया क्या? लिफ्ट। ये सारे के सारे नॉट कंसिडर while calculating of income अंडर हाउस प्रॉपर्टी। इसे इग्नोर कर देना है। ये क्या करोगे आप? इग्नोर कर दोगे। इन सब को इग्नोर कर दो। अगर क्वेश्चन में दिख भी जाए ना आप, तो इस पे क्रॉस लगा देना, कोई काम का नहीं है ये, मतलब अभी मत लगाना, अब समझाने के लिए लिखा है मैंने। हो गया? नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो?
लिख लिया क्या? सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या कम करोगे, क्या आएगा ये, फिर क्या माइनस करोगे, और फिर क्या माइनस होगा। और ये बनेगा इनकम फ्रॉम। ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया। अब क्या बचा केवल, बाकी पूरा कंप्यूटेशन तैयार है हमारा। चलो लास्ट कहानी पूरी करते हैं इसमें, और अब हम लिखने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। एक मिनट यार, क्योंकि ये क्लास अगर बीच में रह गई, 7A में लिख लेता हूं मैं, एक पेज और जोड़ देते हैं इसके अंदर, ठीक है। नहीं इसमें नहीं आएगा, अलग से लेना भाई पूरा पेज, एक पेज अलग से लेना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। अच्छा ये तो इस पे लिखा गया। इसमें दो टाइप के इंटरेस्ट शामिल है बच्चों। एक है करंट पीरियड इंटरेस्ट, इसको कुछ लोग पोस्ट पीरियड भी बोलते हैं। और एक होता है बच्चों आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये क्या है, प्री पीरियड। इन दोनों को मिला दो अगर आप, तो अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन मिलेगा। ये है अंडर सेक्शन 24B सब क्लोज 1, देखो भाई करंट पीरियड का इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा, आसान है एकदम। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंटरेस्ट
क्या फॉर्मूला होता है? जो भी आपका लोन अमाउंट है इसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? करंट पीरियड से। ठीक है, ये करंट पीरियड क्या होता है? मतलब प्रीवियस ईयर की बात हो रही है यहां पर। जो स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 22 से, और एंड कब होगा? 31 मार्च 22। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम कितने महीने हैं ये? 12 मंथ। मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है किसी प्रॉपर्टी का, उसे हम करंट पीरियड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। इस साल जो आपने इंटरेस्ट पे किया है प्रॉपर्टी का, वो क्या बनेगा? करंट पीरियड इंटरेस्ट। अगर एक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने लोन लिया है, या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने लोन लिया है, जिसको हम हाउसिंग लोन बोलते हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा हाउसिंग लोन का। बहुत सारे बैंक हाउसिंग लोन देते हैं। तो हाउसिंग लोन जब आप लोगे तो उस हाउसिंग लोन का आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। ये जो इंटरेस्ट आपने चुकाया है उसका आपको सेक्शन 24B में डिडक्शन भी मिलता है। ये भी तो खर्च ही है मेरा एक तरह से। उस मकान को मैंने बनाया, जिस मकान को मैं प्रॉपर्टी पर किराए पर दे रहा हूँ, या जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो ये जो इंटरेस्ट का मैंने अमाउंट चुकाया है, तो उसका मुझे एक डिडक्शन मिलेगा। और इस डिडक्शन को दो पार्ट में बांटा गया है। एक को नाम दिया गया करंट पीरियड या पोस्ट पीरियड, और दूसरा क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री पीरियड। तो पहले हम करंट पीरियड सीख रहे हैं। यहां पर कैसे आएगा? आपका आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई मैक्सिमम जो करंट पीरियड है वो कितना होगा? 12 मंथ होगा। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल लिख लीजिए समझने के लिए। मिस्टर पी ने एक लोन लिया है 1/8/2020 को, परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए का लोन। रेट कितना उसका? 10%।
आपको करंट पीरियड का इंटरेस्ट बताना है बच्चों। केस नंबर 1 के अंदर बताओ क्या था केस 1, नो रीपेमेंट, आपने कुछ भी रीपे नहीं कर रखा। तो बताइए करंट पीरियड, इधर देखो बेटा स्टॉप राइटिंग, लोन लिया कब आपने 1/8/20 को, और हमारा करंट पीरियड एंड कब होगा 31 मार्च 23 को, स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 22 को। इससे पहले का करंट पीरियड में आता नहीं। करंट पीरियड में क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा। लोन का रीपेमेंट आपने क्या नहीं है, तो इसका मतलब कितना इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों, 50 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 12/12 5 लाख। आगे बात समझ में। अगर हम केस 2 की बात करें तो फिर से लोन कब लिया गया 1/8/20 को, करंट पीरियड एंड कब होगा 31/3/2022 को, करंट पीरियड स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 22 को। आपने कब रीपेमेंट कर दिया 31 दिसंबर 2022 को, और जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो जाता है उसके बाद तो इंटरेस्ट आता ही नहीं। तो ये पीरियड नहीं देखना, ये पीरियड नहीं देखना। तो यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हैं 9 मंथ। तो आप क्या कहोगे 50 लाख 10% 9/12। तीसरे केस में क्या आएगा, केस नंबर 3 में बताओ करंट पीरियड स्टार्ट कब होगा 1 अप्रैल 22 को स्टार्ट होगा। आपने इसमें से 70% कब चुका दिया 1/11/2022 को। इसका मतलब यहां पर आपने 7 लाख चुका दिया है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना आउटस्टैंडिंग है 7 लाख है, सॉरी 10 लाख पूरा, मल्टीप्लाई कितना है, सॉरी 50 लाख है यार, 10 लाख नहीं भाई 50 लाख है। पचास लाख मल्टीप्लाई कितना करोगे आप 7 बाय, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हैं 7 मंथ है, तो ये कितने हैं फिर 5 मंथ है। अब मुझे बताओ बेटा 50 लाख मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 30%, क्योंकि 70% तो आपने चुका दिया, कितना बचा हुआ है 30 बचा है। $62,500 कितना टोटल आ गया 35। कर ले कॉपी। अब हम बात करते हैं प्री पीरियड की। नोट नहीं किया क्या, मना कर दिया था मैंने, क्वेश्चन में नोट नहीं किया। चलो
कर लिया कॉपी? क्या करंट पीरियड का इंटरेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। देखिए, एक बात बताओ, जब तक प्रॉपर्टी बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक सेक्शन 22 अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 22 क्या बोल रहा था, जो चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का, कि आपको एक एनुअल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। जो सेक्शन 23 में लिखा है वो हमने ढूंढ ली। अरे बोलो ना। और ये क्या होना चाहिए, एक बिल्डिंग होना चाहिए, या बिल्डिंग में साथ में लगी हुई कोई लैंड होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज अभी तक बिल्डिंग बनी ही नहीं है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा भी नहीं। बोलो ना। मुझे एक प्रॉपर्टी बनानी है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का। ये लोन मुझे 1/8/2020 को मिल गया। तो क्या 1/8/2020 को प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो जाएगी? प्रॉपर्टी बनने में भी तो समय लगेगा। आई बात समझ में आपको? लोन आज मुझे मिला है और मान लो प्रॉपर्टी मेरी बनकर तैयार हो रही है 2 साल बाद, 1/8/2022 को। तो जब तक प्रॉपर्टी बनेगी नहीं तब तक तो हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं आएगा। बोलो। अब जब हाउस प्रॉपर्टी आएगा तब इंटरेस्ट माइनस होगा। तो क्या बैंक 1/8/2020 से लेकर 1/8/2022 के बीच में इंटरेस्ट मुझसे चार्ज नहीं करेगा क्या? बैंक तो करेगा। बैंक को क्या मतलब है? अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो हाउस प्रॉपर्टी बन गया है उसके बाद का इंटरेस्ट तो आपको अलाउ होता रहेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। तो इससे पहले का जो इंटरेस्ट आपने बैंक को पे कर दिया है इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बोलो ना भाई। तो गवर्नमेंट कह रही है घबराइए मत। ये जो आपका 5 लाख रुपए जो भी इंटरेस्ट है आपका, इसको हम क्या करेंगे, 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ कर देंगे। जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा वो एक साथ तो अलाउ नहीं करेंगे, पर आने वाले 5 सालों में आपको क्या करेंगे, हम एक साथ अलाउ करेंगे टुकड़ों में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 50,000 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आया आपका, जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये कौन सा इंटरेस्ट है? प्रॉपर्टी बनने से पहले का इंटरेस्ट है, जो आपने बैंक को दे दिया है पर आपको इसको डेबिट करने को कहीं नहीं मिला। ये आपका एक्युमुलेट हो चुका है 2 साल 3 साल का। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हम क्या करेंगे, इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको अलाउ कर देंगे। 10-10 हजार करके हम 5 सालों तक क्या कर सकते हैं, इसको डेबिट कर सकते हैं। तो करंट पीरियड के साथ साथ में आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये वो कौन सा हिस्सा है बच्चों? ये 5वां हिस्सा है जो आपको दिख रहा है यहां पर। बोलो। आइए इसको कैलकुलेट करना सीख लेते हैं आप। कैसे निकलेगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट? देखिए, फॉर्मूला अभी भी वही है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट
लोन अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI मल्टीप्लाई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 1/5। ये 1/5 का मतलब क्या हुआ बचाओ बताओ? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। लोन अमाउंट पता ही है आपको, ROI क्वेश्चन में दिया जाएगा, डिवाइड बाय 12 करना, मल्टीप्लाई 1/5। तो नया क्या है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये कैसे निकलता है? ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा, और ये बीच का जो हिस्सा होता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। स्टार्ट कहां से होगा? डेट ऑफ लोन और लोन टेकन, जिस दिन आपने लोन लिया है, और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, विच एवरेज लेटर। इन दोनों में जो भी बाद में होगा वहां से ये पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जिस दिन लोन लिया है और जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, इन दोनों में जो भी बाद में होगा, मान लो लोन लिया आपने 1/8/2020 को, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ आपका 1 जनवरी 2021 को। बताओ कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? अगर मान लो यहां 20 होता तो 1/8 हो जाता आपका स्टार्ट पीरियड। अब ये एंड कब होगा? डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन और 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। विच एवर इज अर्लियर। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है? विच एवरेज लेटर, और ये क्या है? अर्लियर। मतलब इन दोनों में जो पहले होगा। 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले वाली 31 मार्च। हिंदी में भी लिख लो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से ठीक पहले वाली, होने से ठीक पहले वाली 31 मार्च। सर इसको हिंदी में क्यों लिखवाया अलग से? बताऊंगा बेटा रीजन, क्योंकि गलती आप यहीं करोगे। 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से ठीक पहले वाले 31 मार्च। मान लो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 15 फरवरी 2023 को, तो बताओ इससे पहले वाले 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2022 को। मान लो आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 1 अप्रैल 2023 को, 23 हो जाएगा।
मान लो अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31 मार्च 2023 को, नहीं, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से ठीक पहले वाली, तो ठीक पहले वाली कौन सी होगी? 22 होगी। अगर 31 मार्च को भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है ना, तो भी उसके ठीक पहले वाले पे जाना है आपको, उसको देखना ही नहीं है डेट को, मतलब डेट तो देखना है, मतलब वो डेट नहीं देखना कि 31 मार्च ही है क्या, ये उससे ठीक पहले वाले जंप करके आप 31 मार्च देखने वाले हैं। बताइए ना। जो भी आप गलती करेंगे बच्चों, वो आप इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना आपको मैं एक क्वेश्चन करवाऊं जहां पर आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना पड़े। हाँ सर, ये ये केस बनाते हैं अपन। तीन केस बहुत है, 1 2 3। आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। करें? पहला केस बताओ, केस 1। लो भाई, लिख लिया क्वेश्चन क्या? नहीं, पहला मैं करूंगा, आगे आप करने हैं दोनों। पहला मैं करूंगा, देखना मैं कैसे करता हूं। सबने लिख लिया? पेन डाउन कर दीजिए, लिख लिया है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए पेन को और सामने देखिए। अब यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर एंड होगा, ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। स्टार्ट के लिए दो डेट देखते हो आप, डेट ऑफ लोन टेकन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। बताओ भी लोन टेकन कब है? 1/11/2020। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब है? 1/8/2020। बताओ दोनों में अर्लियर लेटर, बाद में कौन सा डेट आ रहा है? 1/11/2020। अब बताइए बेटा, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, बताओ कब रीपेमेंट किया आपने?
किया ही नहीं सर रीपेमेंट, बोलो ना। तो दूसरी डेट क्या है बच्चों आपकी 31 मार्च बिफोर कंप्लीशन। बताओ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो रहा है 1/12/22, तो इसके ठीक पहले वाले 31 मार्च कब आएगी 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022। अब पीरियड गिन दो कितना है, देखो कैसे गिनना है पीरियड। ये 21 वाला जो ईयर है बच्चा एंड कब होगा 31 मार्च 2021 पे एंड हो जाएगा 20 वाला, और ये फिर कब एंड होगा 22 पर। तो ये तो पूरे 12 महीने और ये 5 महीने, कितना हो गया 17 मंथ। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आ गया आपका, दूसरा और तीसरे का बताओ। पहले इसको कॉपी कर लो, पहला केस कॉपी कर लो पहले, फिर दूसरा तीसरा बताओ। नहीं समझ आया बेटा, ऊपर करूं बिल्कुल वापस। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो नोट करो, जिनको ऑफिस देखना है देखो। बताओ डेट ऑफ लोन कब है क्वेश्चन के अंदर, डेट ऑफ लोन टेकन ये रहा, ये डेट लिख दिया। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन ऑफ सॉरी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब आपका, ये रहा डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। इन दोनों में लेटर मतलब बाद में कौन सी डेट आ रही है 1/11 यहां से आ रही है बाद में। रीपेमेंट तो आपने किया नहीं तो रीपेमेंट आया नहीं। 31 मार्च जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके ठीक पहले वाले 31 मार्च, कंप्लीशन कब हुआ है 1/12। इससे पहले वाले 31 मार्च कब आएगी 31 मार्च 2022 ही तो आएगी। तो ये लिख दे 31 मार्च 2022, ये आगे दूसरी डेट। अब इसके बीच का पीरियड निकालना है, तो निकालो बीच का पीरियड कैसे निकलेगा, यहां से लेकर आया तक कैसे मर्जी निकालिए। आसान तरीका क्या है बच्चों 1/11/2020 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये ईयर कब एंड होगा 31 मार्च 2021 को एंड हो जाएगा। अरे 20 21 को एंड होगा, और ये कब हो जाएगा 22 को एंड हो जाएगा। तो 21 से 22 मतलब 12 महीने ये हो रहे, और ये कितने हैं 5 महीने, टोटल कितना हो गया 17 महीने। दूसरे का 19 बता रहे हैं, 19 और तीसरे का 23। हाँ भी ऑनलाइन वालों आप भी रिप्लाई करो, मोहित अग्रवाल। सलोनी शर्मा, आप ऑनलाइन भी रिप्लाई। अच्छा, दो सलोनी हैं, आप भी शर्मा, आपके नाम से क्या दूसरे एंटर तो नहीं है ये। हो गया क्या, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन में टाइम लगा रहे हो नालायकों। नाइनटीन आ रहा है बच्चों। थर्ड का देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ है 1 जनवरी 2020, और लोन कब लिया है 15/3/2022। ठीक है, लेटर कौन सा दिख रहा है आपको 20 है, सॉरी 20। तो 15/3/2020 हो गया आपका लेटर पार्ट।
रीपेमेंट कब किया आपने इसको? 15/3/2023 को रीपेमेंट किया है। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ आपका? 31 मार्च 2021। अर्लियर कौन है दोनों में? 31 मार्च 2021। तो ये साल कब एंड होगा? 20 पर एंड हो जाएगा। ये कब होगा? 21 पे। ये 12 महीना, ये आधा महीना, तो कितना आएगा? 12.5 मंथ। ये कहां से लिया? ये कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? इससे पहले वाले 31 मार्च कब आएगी? सेकंड का 19 बता रहे हैं भाई, सब बच्चों ने 19 ही बताया, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों। और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। बाय।